Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome back once again. Lecture number 9 over the permutations and combinations. Okay, तो जैसा कि परमुटेशन रन कर रहा है मैं परमुटेशन को ही कंटिन्यू करूंगा. ओके, तो आज जो हम लोग कुछ नए मेथड्स कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे, कुछ नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, जैसा कि मैंने एक प्री वीडियो अपलोड भी कर दिया है एज ए सिलेबस, जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो है. अपकमिंग टॉपिक्स में प्रोबेबिलिटी लूँगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ओके, और कुछ क्वेश्चंस भी आज कराएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आज रहेंगे. ओके, फाइंड फाइंड नंबर ऑफ 5 digit numbers using digits 1 2 3 only. Okay, 1 2 3 only, such that sum of digits is 11. ओके, यानी कि मुझे 5 डिजिट का नंबर ऑब्टेन करना है. ओके, और जो डिजिट्स को यूज करना है वो केवल 1 2 3 को यूज करना है. दैट मीन्स की रेपिटेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर मुझे रिक्वायर्ड है और यहाँ पे गिवन कितना है 1 2 3. दैट मीन्स कि 3 ही डिजिट यहाँ पे दिया गया है और हमसे ये बोला जा रहा है कि 5 डिजिट का नंबर यहाँ पे ऑब्टेन करना है. कंडीशंस ये है कि सम ऑफ डिजिट्स जो हो, सम ऑफ डिजिट्स वो कितना आना चाहिए 11. दिस इज द कंडीशन. ओके, ये कंडीशन है हमारा. तो ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, केस मेकिंग. क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स का रिपीटेशन होना ऑब्वियस है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे सिर्फ 3 है और रिक्वायर्ड है 5 डिजिट नंबर. दैट मीन्स की रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स और अलाउ. ओके, इनडायरेक्टली. ओके, तो बाई सिंपल केस मेकिंग अगर हम चले, बाई सिंपल केस मेकिंग. ओके, सिंपल केस मेकिंग अगर हम देखें तो कैसे केसेस में बना सकता हूँ. यहाँ पे बहुत ही पेशेंस के साथ आप केसेस को बनाएंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि कौन कौन नंबर्स को कैसे यूज़ करना है. क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे बड़ा नहीं है, तो हम आसानी से सोच सकते हैं कि कौन कौन से डिजिट्स को यहाँ पे ले सकते हैं. तो अगर मैं केसेस की बात करूँ तो केस नंबर 1 यहाँ पे कुछ ऐसा हम ले सकते हैं. अगर यूज़ करें डिजिट्स को 1 1 3 3 3. ओके, देखिएगा हमने इन 3 डिजिट्स में से रिपीटेशन अलाउ है ही. अगर ये डिजिट्स ले लिया, 1 1 ले लिया, 3 3 ले लिया. ओके, तो इनका सम अगर हम लोग देखेंगे तो इनका सम कितना आता है 3 3 जा 9 10 11. दैट मीन्स कि कितना आ रहा है 11. दैट मीन्स कि हमारा जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है. और नंबर ऑफ डिजिट्स की अगर हम बात करें तो वो भी कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है. ओके, डिजिट्स भी यहाँ पे 5 हो जा रहा है. दैट मीन्स कि इसको लेके हम अपने डिजायर्ड क्वेश्चंस के आंसर की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं. ये एक तरीका हो सकता है, एक वे हो सकता है कि इन डिजिट्स को हम यूज़ करेंगे. ओके, ये इन डिजिट्स को हम यूज़ करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो नंबर्स ऑब्टेन होंगे वो किस तरीके से होंगे 1 1 3 3. ओके, और अगर हम आगे बढ़े तो ये ऐसा भी हो सकता है 1 3 3 3 1. ओके, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, नंबर्स ऑब्टेन होंगे जो कि 5 डिजिट को होंगे, 5 डिजिट के नंबर्स होंगे और डिफरेंट नंबर्स हो रहे हैं ये हर बार. और क्या हो रहा है कि इनका सम कितना आ रहा है 11 आ रहा है. तो नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें, दैट मीन्स कि ये नंबर्स कितने होंगे, जितने तरीके से हमें इन्हें क्या कर पाए, अरेंज कर पाएंगे, उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, नंबर्स होंगे. इसमें रिपीटेशन अलाउ है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. दैट मीन्स कि इसको m प्लस n प्लस आर या एम एन पी के टाइप के जो सम अपान टोटल अपान इंडिविजुअल जितने भी रिपीट्स हो रहे हैं वो वाला यहाँ पे यूज़ करना है. क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. अगर किसी रो में अरेंज करना है तो वो मेथड यूज़ करेंगे. अदरवाइज अगर ये डिफरेंट होते तो कौन सा मेथड हम यूज़ कर लेते कि एन फैक्टोरियल डायरेक्टली. तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल 5 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स कि 5 फैक्टोरियल अपान में अगर यहाँ पे देखे 3 यहाँ पे 3 टाइम्स है और 1 यहाँ पे 2 टाइम्स है. दैट मीन्स कि यहाँ से लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. और ये 3 फैक्टोरियल किसके लिए है, 3 फैक्टोरियल 3 के लिए है. यहाँ पे लिखेंगे फॉर 3 और 2 फैक्टोरियल किसके लिए, फॉर 1. ओके, ये पिछली क्लास में हम लोगों ने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं. फॉर 1. ओके, तो 1 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 3 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बहुत ही बेसिक है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 लिखेंगे. दैट मीन्स कि 10 नंबर्स आएंगे. ओके, तो 10 ऐसे नंबर्स आएंगे
जो अलग अलग होंगे और जिनका सम करने पे यानी डिजिट्स का सम करने पे कितना आएगा, 11 आएगा। ओके, तो ये एक केस है, एक सिंपल केस है। इसी तरीके से और हम सोचे तो और भी केसेस को हम यहाँ पे सोच सकते हैं। केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो अगर डिजिट्स को यूज करें, यूज द डिजिट्स, अगर मैं इनमें से डिजिट्स को कुछ इस तरीके से यूज कर लूं कि 1 2 2 3 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर इसका हम सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 3 3 6 और 6 ये 4 10 और 11। यहाँ पर भी हमारा रिक्वायरमेंट कंडीशन जो है सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, 11। दैट मीन्स कि नंबर का पैटर्न की अगर हम बात करें तो 5 डिजिट का नंबर कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, कुछ ऐसा हो सकता है कि 3 2 2 1 3, इस तरीके से नंबर ऑफ डिफरेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे नंबर्स को ऑब्टेन करेंगे। तो इनको एक रो में जितने तरीके से मैं अरेंज कर पाऊंगा उतने नंबर ऑफ डिफरेंट्स क्या मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे। यानी कि नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, जितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो कितना लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल जो यूज हुआ है, ये 2 फैक्टोरियल 3 जो है सेम है, 2 जो है सेम है। तो एक जो है फॉर 3 के लिए और ये एक जो है फॉर 2 के लिए। ओके, जो ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 into 2 factorial upon में 2 into 2 factorial। that means कि from here we can say that कि 5 3 जब 15 into 2, that means कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 नंबर्स इस तरीके से ऑब्टेन होंगे। बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत बेसिक है, यानी कि 30 नंबर्स इस तरीके से आ सकते हैं। ओके, तो ये भी हमारे एक काम का केस हो गया। आगे अगर हम प्रोसीड करें तो एक केस ऐसा भी हो सकता है, केस नंबर 3 की अगर हम बात करें तो अगर हम डिजिट्स को यूज करें, यूज द डिजिट्स, अगर इन 1 to 3 में से अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं 2 2 2 2 3। ओके, कितना हो गया, 2 4 6 8 3 11। अब देखिए यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट्स की अगर हम बात करें तो इनके सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, 11। यानी ये कंडीशन भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। अगर नंबर्स की हम बात करें तो नंबर्स का एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो सकता है। ओके, टेट्रा 2 3। ओके, ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हम ले सकते हैं 3 2 2 2। ओके, या ऐसा भी हम नंबर्स ले सकते हैं कि 2 3 2 2। ओके, किसी भी तरीके से इस तरीके से नंबर्स का फॉर्मेशन होगा। यानी कि इस तरीके से हमें नंबर्स का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। तो नंबर ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ नंबर्स की अगर बात करें तो उतने नंबर्स ऑब्टेन होंगे जितने तरीके से इनको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल किसके लिए है, फॉर 2। 2 जो है 4 टाइम्स आया है, 2 जो है 4 टाइम्स आया है, इसलिए क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली कितना आ जाएगा 5 नंबर्स इस तरीके से ऑब्टेन होंगे। ओके, अब और कोई पॉसिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बन पाएगी। अगर कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बन पा रही है दैट मीन्स कि दीज 3 केसेस आर रिक्वायर्ड कंडीशंस। ओके, जो ये हमारे क्वेश्चंस की कंडीशंस को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो ये सभी आंसर्स हैं। तो अगर फाइनल आंसर की बात करें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि हेंस फाइनली टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे। तो केस नंबर 1 में हमें जो मिला है, केस नंबर 1 में 10 नंबर्स थे, केस नंबर 2 में 30। ओके, तो यानी कि क्या लिख देंगे 10 प्लस 30 प्लस कितना लिखेंगे 5। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे देखें तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 45 नंबर्स। ओके, 45 नंबर्स हो जाएंगे। तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे पूछता है, एमसीक्यू में यहाँ पे आपके सामने एमसीक्यू बना देगा कि ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 45। ओके, तो बहुत ही ऑब्वियस है, अगर आप फाइनल आ गए हैं तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं और आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, ओके, आगे जो है कुछ अलग कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं लिखेंगे, इसी क्वेश्चंस में हम क्लियर करेंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, फाइंड number of ways of arranging, number of ways of arranging letters, letters A B C D E F G, letters A B C D E F G in a row, in a row such that, in a row such that B D G, okay, B comma D comma G are always together, or always together, always together or adjacent, okay, और एडजेसेंट। समझिएगा, यहां पे ये कहा जा रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी इन ए रो सच दैट बी डी जी आर ऑलवेज टुगेदर, ओके, यानी कि इन लेटर्स को एक रो में मुझे अरेंज करना है, ओके, ऐसा अरेंज करना है कि बी डी जी ऑलवेज क्या हो, टुगेदर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे अगर अरेंजमेंट में ए आया, ई आया, लेकिन बी डी जी हमेशा क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, उसके बाद एफ आया, सी आया, तो इस तरीके से आना है। और अगर हम फर्दर बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि ए आए, उसके बाद बी आए, डी आए, जी आए, उसके बाद सी आए, ई आए, एफ आए, दैट मीन्स कि बी डी जी ऑलवेज क्या हो, टुगेदर हो। ये इस तरीके के नंबर्स का मुझे क्या करना है, इस तरीके से लेटर्स का मुझे क्या करना है, फॉर्मेशन करना है, यानी कि कितने तरीके हो सकते हैं। तो इसका एक सेट पैटर्न होता है। अगर उस पैटर्न की बात करें तो यानी मेथड की हम बात करें तो क्या लिखेंगे, इट्स ए सेट मेथड, इट्स ए सेट मेथड in which taken together only one unit, only one unit। तो जो भी एक साथ लेना होता है उसको हम क्या करते हैं, एज ए सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं, एज ए सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कहा गया है कि बीडीजी यहाँ पे क्या है कि इसको एक साथ रखना है। दैट मीन्स कि हम इसको सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं सॉल्यूशंस, अगर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूं, जैसे लिया है ए बी सी डी ई एफ जी, ओके, इसमें कह रहा है कि बीडीजी टुगेदर, ओके, बीडीजी क्या होना चाहिए, टुगेदर। ये हमारा कंडीशन है। हमारा कंडीशन क्या है कि बीडीजी आर टुगेदर। ये कैसा होना चाहिए, टुगेदर। तो जिसको टुगेदर रखना है उसको मुझे क्या करना रहता है, एक साथ ही रख देते हैं। तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, ए लिखा, यानी कि दैट इज ए लिखा, ई लिखा, और बीडीजी को एक साथ रखना है, एफ लिखा, सी लिखा, ओके, यानी कि जिसको एक साथ रखना है उसको एक यूनिट में कर देते हैं इस तरीके से। अब आप ये भूल जाइए कि बीडीजी एक साथ है, आप यानी कि बीडीजी अलग अलग है। अब इसको ऐसे देखना है कि बीडीजी एक साथ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स की अगर हम बात करें तो एक, दो, इसको एक यूनिट कंसीडर करेंगे, वन यूनिट कंसीडर करेंगे। जिसको एक साथ रखना होगा उसको हम क्या करेंगे, वन यूनिट कंसीडर करेंगे, वन यूनिट कंसीडर, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही किया जाता है कि इसको क्या करेंगे, एक यूनिट कंसीडर करेंगे कि तभी ये एक साथ रहेगा। और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब अगर ध्यान से देखिए तो अगर इसको हमने एक यूनिट कंसीडर कर लिया तो सभी क्या है, अलग अलग है, सभी क्या है, अलग अलग है। तो इनको एक रो में अरेंज करने के कितने वे हो जाएंगे, एन फैक्टोरियल वेज। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, 5 अलग अलग यूनिट है, तो क्या लिख देंगे, 5 फैक्टोरियल। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है। अगर बीडीजी को एक साथ रखना है तो ये ऐसे भी तो रह सकते हैं कि डीजी भी, तब भी तो बीडीजी एक साथ है। ऐसे भी तो रह सकते हैं कि जीडी भी, यानी कि ये आपस में 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ओके, लेकिन रहेंगे एक साथ। तो यहां पे लिखेंगे अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ बीडीजी इन ईच अदर, ओके। अपने में वो कितने तरीके से, अपने में वो कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 फैक्टोरियल। तो फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 120, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 6। तो फाइनल वे में कितना आ जाएंगे, 720 लेटर्स, 720 वेज हो जाएंगे। यानी इतने तरीके होंगे, इतने वेज होंगे, ओके,
720 वेज हो जाएंगे। दिस विल बी द आंसर। ओके, अच्छा यहाँ पे जो ये BDG के लिए 3 फैक्टोरियल मैंने लिखा है कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे A आया E आया तो BDG आपस में BDG हो सकता है, FC ऐसे हो सकता है। इसके अलावा ये आपस में अरेंज हो सकता है 3 फैक्टोरियल तरीके से, वो समझने का प्रयास करते हैं। ए ही आया तो ये DBG भी तो हो सकता है, अभी भी एक साथ है ये, उसके बाद FC लिख देंगे। इसी तरीके से ये AE आया और यहाँ पे DGB भी लिख सकते हैं और FC आया तो ये अभी भी एक साथ है। तो ये तरीका होने के लिए ये आपस में रीअरेंज हो गया कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे किया है। और ये 5 फैक्टोरियल हमने क्यों लिखा है कि जिसको एक साथ रखना है उसको हम क्या करेंगे, एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे, एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे और वो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है वो यहाँ पे लिख देंगे। ओके, होप ये क्लियर होगा, बहुत ही आसान है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इसी तरीके से। Okay, find number of ways of arranging. Find number of ways of arranging. Number of ways of arranging 4 girls and 5 boys. 5 boys in a row. In a row, such that all girls are together. ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। ओके, तो देखिए अब यहीं से कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक रो में 5 बॉयज हैं, ओके, एंड 4 गर्ल्स हैं, इनको एक रो में अरेंज करना है। कंडीशन सिर्फ यहाँ पे ये है कि जो गर्ल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। ओके, सभी गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए। तो जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिसको एक साथ रखना है, जो टुगेदर रहेगा उसको 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ तो G1 G2 G3 G4, अगर ये 4 गर्ल्स हैं और ये एक साथ रहेंगी तो इनको क्या करेंगे, एक यूनिट कंसीडर करेंगे। बाकी बॉयज को लिख ले रहे हैं B1, बॉयज को लिख ले रहे हैं B1 B2, ओके, B3 B4 B5, यानी बॉयज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ गर्ल्स में कंडीशन है कि ये एक साथ रहेंगे तो इनको 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। 2 3 4 5 6, दैट मीन्स कि कितने वेज हो जाएंगे। अगर हम नंबर ऑफ वेज की बात करें तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल। लेकिन ये गर्ल्स आपस में कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि G3 का प्लेस G4 ले सकता है, G1 का प्लेस G2 ले सकता है, लेकिन ये रहेंगी एक साथ ही। तो गर्ल्स आपस में इंटरचेंज करके कितने नंबर ऑफ अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से आपस में ये लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा फॉर गर्ल्स अरेंजमेंट। यहाँ पे लिखेंगे फॉर गर्ल्स अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से, और ये क्या हो जाएगा, ये टोटल, ये क्या हो जाएगा, टोटल, ओके, टोटल। तो यहाँ पे फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दिस विल बी द आंसर। ओके, ओके, ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स आर टुगेदर 6 फैक्टोरियल, बट ऑल द गर्ल्स इन ईच अदर 4 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना रहता है, इसको एक यूनिट कंसीडर करना रहता है। उसके बाद आपस में ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एट ए टाइम ये होना है, जब अरेंजमेंट हो रहा है उसी समय ये होना है, इसलिए क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसी में एक पार्ट इसका और है, अगर मैं इसको लिखूं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में तो ऐसा लिख सकते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड number of arrangements such that all boys are together, all boys are together and all girls are together, all girls are together। ओके, उसी का ये सब मॉड्यूल है। इसमें ये कहा जा रहा है अभी कि हमें वो अरेंजमेंट बता दीजिए जिसमें सभी बॉयज एक साथ हों, सभी गर्ल्स एक साथ हों। तो जब 5 बॉयज है, 5 बॉयज यहाँ पे है, ओके, 5 बॉयज हैं एंड
6 गर्ल्स, ओके। फिर से मैं देख ले रहा हूँ, 5 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, ओके, 4 गर्ल्स हैं, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूँ, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ओके, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब क्या कह रहा है कि ये सभी एक साथ होनी चाहिए, ओके, ये सभी एक साथ होनी चाहिए, तो मैं बॉयज को भी एक यूनिट बना ले रहा हूँ, B1, B2, B3, B4, B5, और गर्ल्स की भी एक यूनिट बना ले रहा हूँ, G1, G2, G3, G4। आइए एक साथ रखना है तो हम क्या करेंगे, इनको एक एक यूनिट कंसीडर करेंगे, एक एक यूनिट कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ वेज इसको अरेंज करने की कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। लेकिन देखिएगा बॉयज भी आपस में 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं और गर्ल्स भी आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे एक साथ ही, रहेंगे एक साथ ही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर बॉयज, फॉर बॉयज, यानी कि बॉयज आपस में क्या हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और ये अलग अलग हैं तो इसलिए n फैक्टोरियल तरीके से आपस में। सिमिलर वे में ये गर्ल्स भी आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल और मैं ले ले रहा हूँ इस पे, ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक सेट पैटर्न होता है, जैसा कि मैंने बताया कि हमें जिसको एक साथ रखना होता है उसको एक यूनिट कंसीडर करते हैं, बाकी किस तरीके से वो अरेंज हो सकता है आपस में उसकी पॉसिबिलिटी को यहाँ पे लिखते हैं। ओके, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, total number of words that can be formed by using all letters of word parallel, PARALLEL, okay, double EL, such that all else are together, okay, such that all else are together, okay। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड पैरेलल सच दैट ऑल एल्स आर टुगेदर, जिसमें सभी एल्स क्या हो, एक साथ हो, ओके। तो इसको एक बार मैं लिख ले रहा हूं, अगर इसको एक बार लिख लेंगे, PARALLEL, ओके, पैरेलल को हमने यहां पे लिख लिया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड पैरेलल सच दैट ऑल एल्स आर टुगेदर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जिसको टुगेदर रखना है उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, एक यूनिट बना लेंगे। तो यहां पे हमने लिख लिया PA, अलग अलग लिख ले रहे हैं, RAE लिख लिया, और L को एक साथ रखना है तो इसको क्या कर लेंगे, एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे। L को हम क्या करेंगे, सिंगल एक यूनिट यहां पे कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि इसको एक साथ रखना है, इसको क्या करना है, एक साथ रखना है, तो इसको हम एक यूनिट यहां पे क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर ले रहे हैं, ओके। तो यहां पे एक यूनिट इसको कंसीडर कर लिए, सभी L को एक साथ रख लिए, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। दैट मीन्स कि इनको एक रो में अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, तो जितने तरीके से इनको हम अरेंज कर सकते हैं उतने नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, डिफरेंट यहाँ पे वर्ड्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑल एल्स आर टुगेदर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, तो इसमें देखिए सभी सेम है, तो सभी कुछ तो इसमें रिपीटिशन हो रहा है, जैसे A यहाँ पे रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि n फैक्टोरियल वाला रूल यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। तो टोटल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ A रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। अब अगर ये सभी L एक साथ हैं, तो देखिए मैं इसको चाहे आगे पीछे लिखूं,
लेकिन इसके वेज कितने होंगे, एक ही होंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर ऑल थिंग्स आर सिमिलर तो उसके नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, वो सिर्फ एक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 फैक्टोरियल किसके लिए, फॉर ये ट्रिपल एल जो दिया है इसको अरेंज करने की, ओके। अरेंजमेंट ऑफ ट्रिपल एल, ये जो यहाँ पे है इसको अरेंज करने के लिए हमें यहाँ पे यूज किया, ठीक है। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहां पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर ट्रिपल एल अरेंजमेंट सभी तीनों एल को एक साथ यहां पे रख सकते हैं, ओके। नंबर ऑफ वेज इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पे देखिए अगर ये डिफरेंट होता कि जैसे ए होता, बी होता, सी होता, तो इसको 3 फैक्टोरियल तरीके से हम क्या कर सकते, अरेंज कर सकते थे। लेकिन ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं। ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं। अगर अलग नहीं होता, अलग होता तो 3 फैक्टोरियल में यहां पे लिखता, लेकिन ये क्या है, तीनों एक जैसे हैं तो इसको कितना लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल लिखेंगे। यानी कि एक तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है, ओके। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो इसी में कुछ और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आसान है। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू क्या लिखेंगे 3, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 यानी 360 ऐसे वर्ड्स का बनेंगे, 360 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिनमें सभी तीनों एल क्या होंगे, एक साथ होंगे। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे यहां पे ऐसे लिखा जा सकता है कि PARA, ओके, ट्रिपल LE, ओके। ये एक तरीका हो गया कि इसमें तीनों एल एक साथ हैं। अगला एग्जांपल हम अगर देखें तो ट्रिपल L PARA E, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पे भी देखिए तीनों एल एक साथ है। तो ये एक तरीका हो गया, नंबर हमारे लेटर्स को लिखने का, ओके। या ऐसे लिख सकते हैं RA ट्रिपल L PAE, ओके। ये भी एक तरीका हो गया, ओके, ये भी एक तरीका हो गया। तो इस तरीके से हम यहां पे इसको लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स इस तरीके से कितने बनेंगे, 360 वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, ओके। आगे अगर हम लोग देखें तो कुछ और क्वेश्चंस देख सकते हैं इसी में, जैसे फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स A B C D E F G in a row such that BDG cannot be together, ओके। BDG को एक साथ रहना ही नहीं है, यहां पे ये कंडीशन है, ओके। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ABCDEFG इन ए रो सच दैट BDG कैन नॉट बी टुगेदर। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो हमारा प्रोटोटाइप है कि कैसा डिमांड है यहाँ पे, तो जैसे मैं A लिख दिया, BCDEFG, ओके। तो यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि B, उसके बाद D, उसके बाद G, ये एक साथ नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर इस पैटर्न में हम लिख देंगे तो ये हमारे काम का केस हो गया। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। टोटल 7 लेटर्स हैं, यानी कि इनको एक रो में अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल होंगे। लेकिन रॉन्ग केस कब होगा, रॉन्ग केस तब होगा जब BDG एक साथ होंगे। अगर एक साथ होंगे सॉरी, एक साथ होने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ऐसा हो जाए तो ये रॉन्ग केस होगा। ABDG क्या बचा, CEF, ओके। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ACBDGF, अगर इस तरीके से हो जाए तो यहां पे देखिए ये भी क्या होगा, एक साथ हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग केस हो गया। यानी कि ऐसे केसेस को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है।
अब ऐसे केसेस को अगर अरेंज करें तो क्या होगा कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो बीडीजी को कितना यूनिट कंसीडर करेंगे, 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। लेकिन बीडीजी एक साथ अगर रहेगा तो वो आपस में अरेंज हो सकता है कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो यहाँ पे ये किसके लिए, अरेंजमेंट फॉर बीडीजी, ओके, बीडीजी के अरेंजमेंट के लिए ये है। और ये टोटल जो रॉन्ग केसेस है हमारा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि जो जिसमें बीडीजी एक साथ होगा, बीडीजी जिसमें एक साथ होगा उन केसेस को मुझे क्या करना रहेगा, रिमूव करना रहेगा। तो टोटल में से मैंने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। दिस इज द रॉन्ग केस। मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूं कि दिस इज द रॉन्ग केस। ये कैसा है, ये रॉन्ग केस है, ओके, ये कैसा है, रॉन्ग केस है। तो फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें सॉरी, तो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे, दिस विल बी द आंसर, ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, ओके। आगे अगर हम लोग प्रोसीड करें तो एक नए मेथड की तरफ हम मूव कर रहे हैं जिसका नाम है गैप मेथड। क्या नाम है, गैप मेथड, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स वगैरह में तो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो लिखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द गैप मेथड और कैसे इनके क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं, ओके। तो ये गैप मेथड बहुत एक सेट पैटर्न होता है और इस पैटर्न को फॉलो करके हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से, ओके। तो गैप मेथड की अगर हम बात करें, ओके, तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिससे क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से इसको फॉलो अप करना है, ओके। फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड number of ways of arranging letters A B C D E F G in a row such that no two of BDG or none of BDG are together, ओके। समझते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स, इन लेटर्स को जो ए बी सी डी ई एफ जी है अरेंज करना है, ओके, एक रो में अरेंज करना है। अरेंज कुछ इस तरीके से करना है, कि नो टू ऑफ बीडीजी, दैट मीन्स कि अगर मैं यहां पे लिखूं बीडी या डीजी या बीजी या बीडीजी, ये तीनों एक साथ या दो एक साथ नहीं होना चाहिए, ओके। कंडीशंस ये है कि इस पूरे क्वेश्चंस में जब भी हम वर्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे या लेटर्स को अरेंज करेंगे यहां पे, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो कंडीशंस है हमारा नो टू, दैट मीन्स कि मिनिमम 2 भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एंड नन ऑफ बीडीजी आर टुगेदर, दैट मीन्स कि इनमें से भी कोई एक साथ नहीं होना चाहिए बीडीजे। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक दूसरे को बगल में नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि मुझे कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है जिससे क्या हो कि हम बगल वाला लेटर डिफरेंट हो और उसके बगल फिर से वो आए। तो इसका एक मेथड होता है, वो मेथड एक बार मैं लिखूंगा ताकि आप अगले क्वेश्चंस में इसको फ्रिक्वेंटली यूज करें, ओके। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इसमें ये होता है कि ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड और रिमूव, ऑलवेज restricted आर रिमूव्ड, ओके। तो जो रेस्ट्रिक्शन किस पे है, रेस्ट्रिक्शन इसमें बीडीजी पे है, तो उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो दैट इज यहां पे अगर हम बात करें तो बीडीजी को मुझे क्या करना है, रिमूव कर देना है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल बीडीजी को मुझे क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें, स्टेप नंबर 2 हमारा यहां पे हो जाएगा अरेंज द रिमेनिंग, ओके, अरेंज द रिमेनिंग लेटर्स, तो जो रिमेनिंग लेटर्स है
दैट इज क्या क्या बच गया हमारे पास, ए सी ई एफ। ओके, इस ए बी सी डी ई एफ जी में ए सी ई एफ बच गया, इसको अरेंज करना है। ये ऑल आर डिफरेंट, दैट मीन्स कि इनको एक रो में अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि n फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, तो स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो स्टेप नंबर 3 हमारा ये कहता है सेलेक्ट गैप्स, select gaps for numbers restricted, for numbers या letters restricted, numbers या letters restricted। ओके, इसके बाद हम गैप्स को सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं उसको मैं यहां पे लिखूं, तो ए सी ई एफ, इनके बीच में आप देखेंगे तो गैप्स होगा, ये भी इनके बीच में गैप्स है। अब सोचिए जो रिस्ट्रिक्शन वाले यहाँ पे लेटर्स हैं, अगर उन लेटर्स को मैं इन गैप्स में प्लेस कर दूं, दैट मीन्स कि यहां, यहां और यहां और यहां, तो कभी भी वो टुगेदर नहीं होगा, कभी भी वो टुगेदर नहीं होगा, चाहे वो 2 या 2 से ज़्यादा हो, कभी भी टुगेदर नहीं होगा। इसीलिए इस मेथड का नाम गैप मेथड पड़ा है, कि हमें क्या करना रहता है, इन गैप्स को सिलेक्ट करेंगे और जो भी रिस्ट्रिक्टेड नंबर हैं इनमें क्या करना है, प्लेस करना है। तो यहाँ पे जब भी अगर यहाँ पे लेटर्स कितने हैं, लेटर्स यहाँ पे 4 हैं, लेटर्स यहाँ पे कितने हैं, 4, तो गैप हमेशा एक ज्यादा आएगा, गैप हमेशा एक ज्यादा आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे गैप्स कितने हैं, 5, यानी कि इन 5 गैप्स में से जो रिस्ट्रिक्टेड नंबर्स है दैट इज बी डी जी। अगर मैं यहाँ पे बी डाल दूं, यहाँ पे डी डाल दूं, यहाँ पे जी, तो देखिए ऑल आर नॉट टुगेदर। ओके, या हम आगे ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी इन गैप्स में से यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे डाल सकते हैं, बी डाल सकते हैं। तो इन तरीके से इन गैप्स को ऑक्युपाई करेंगे, यानी कि 5 में से हम 3 गैप्स को क्या कर ले रहे हैं, सेलेक्ट कर ले रहे हैं फॉर बीडीजी। और ये बीडीजी आपस में भी कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज हो सकता है, क्योंकि कभी बी का प्लेस डी लेगा, कभी डी का प्लेस जी ले लेगा। इस तरीके से ये आपस में भी 3 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकता है, अरेंज हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से किया जाता है। बाकी अब अगर फाइनल वे में आंसर्स को हम लिखें, इन फाइनली, हेंस फाइनली अगर हम यहां पे देखें, हेंस फाइनली नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ वेज यहां पे कितना हो जाएगा। अब देखिए कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गैप्स को हमने सेलेक्ट किया, तो 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, बाकी रिमेनिंग के जो 4 लेटर्स बचे हुए हैं ए सी ई एफ, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनको कैसे भी आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और ये एक रो में 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए सी ई एफ, इनके लिए है ये, और ये किसके लिए, बी डी जी के लिए, बी डी जी के अरेंजमेंट के लिए है। ओके, तो इस तरीके से गैप मेथड अप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे गैप्स को सेलेक्ट करना होता है, और उस गैप को सेलेक्ट करने के लिए बी डी जी, ओके, यहाँ पे बी डी जी हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 4 फैक्टोरियल किसके लिए है, ए सी ई एफ के लिए। ओके, ए सी ई एफ के लिए। ओके ओके, तो हमें पहले गैप्स को सेलेक्ट करना होता है, और उसमें रेस्ट्रिक्टेड लेटर्स या नंबर्स को प्लेस करना होता है। बाकी चीज़ें बहुत आसान है। तो ये आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स कि 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दिस विल द फाइनल आंसर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि रिमेनिंग के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसको कैसे भी हम प्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को किया जाता है। ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन। फाइंड number of ways of arranging 5 boys and 3 girls, 5 boys and 3 girls in a row such that no two girls are together। ओके, कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं होनी चाहिए। ओके, यहां पे ये है कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन ए रो सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। ओके, यानी कि 5 बॉयज हैं,
तो यहाँ पे 5 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स हैं। ओके 3 गर्ल्स है, 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। ओके इनको अरेंज करना है एक रो में। ओके एक रो में अरेंज करना है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होना चाहिए। तो कभी भी 2 थिंग्स जब एक साथ नहीं होगा या 2 से ज्यादा, तो वहां पे मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है? गैप मेथड। अच्छा तो जिस पे रेस्ट्रिक्शन होता है, पहले जो नॉर्मल होता है उसको हम लिख लेते हैं, बाकी उनके बीच में गैप, उनके बीच में जो गैप्स होगा रेस्ट्रिक्टेड को उसमें प्लेस करेंगे। तो बॉयज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स कि मैं बॉयज को यहाँ पे लिख ले रहा हूँ B1 B2 B3 B4 B5, यानी कि 5 बॉयज होंगे। इनके बीच में अगर गैप्स की बात करें तो एक गैप यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। ओके एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जैसा कि मैंने बता भी रखा है कि जितने नंबर ऑफ लेटर्स होंगे या यहाँ पे बॉयज हैं उनसे एक ज्यादा गैप्स होंगे। तो यहाँ पे गैप्स कितने हो गए? 6। तो इन गैप्स में अगर मैं गर्ल्स को बैठाऊं, जैसे G1 यहाँ और G2 यहाँ, G3 यहाँ, तो जितने तरीके से इन गैप्स में मैं इन गर्ल्स को प्लेस कर सकता हूं, तो उतने नंबर ऑफ क्या बनेंगे? उतने नंबर ऑफ यहाँ पे अरेंजमेंट बनेंगे, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके तो हम क्या करेंगे? पहले गैप्स को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, पहले गैप्स को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इस 6 में से किसी 3 गैप्स को सेलेक्ट कर लिया और उनमें मैंने गर्ल्स को भी प्लेस कर दिया। बाकी ये गर्ल्स आपस में भी 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। बाकी रिमेनिंग के बचे बॉयज, बॉयज पे कोई कंडीशन नहीं है, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से बॉयज भी आपस में क्या हो सकते हैं? अरेंज हो सकते हैं। तो ये लिखेंगे फॉर गर्ल्स, ये किसके लिए हो गया? फॉर गर्ल्स। और ये किसके लिए हो गया? फॉर बॉयज। ओके फॉर बॉयज। लैंग्वेज इसमें कम है, लैंग्वेज इसमें बहुत कम है, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गैप्स को क्या किया? ऑक्यूपाई किया, गैप्स को सेलेक्ट किया, उसको फिलअप कर दिया गर्ल्स से, और ये गर्ल्स आपस में भी 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। और ये बॉयज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स कि बॉयज़ भी अरेंज हो सकते हैं कितने तरीके से? इन ए रो 5 फैक्टोरियल तरीके से, क्योंकि ऑल बॉयज आर डिफरेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अगर हम मूव करें तो गैप्स मेथड्स में हम देखेंगे किस तरीके से अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, ताकि एक अच्छी क्लियरिटी आ सके। फाइन नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग all letters of word mathematics such that no vowels are together, okay नो वॉवेल्स आर टुगेदर, कोई भी वॉवेल्स एक साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा जहां पे अभी कभी ऐसा आएगा कि एक साथ नहीं रखना है, तो वहां पे मुझे तुरंत याद आना चाहिए गैप मेथड। तो गैप मेथड वहां पे हेल्पफुल होता है। ये कंडीशन है कि नो वॉवेल्स आर टुगेदर, दैट मीन्स कि मैं एक बार लिख ले रहा हूं। अगर मैं मैथमेटिक्स को यहाँ पे लिखूं, ओके यानी कि मैथमेटिक्स में जो लेटर्स यूज हो रहे हैं, मैथमेटिक्स वो ये है। ओके अगर इसमें वॉवेल्स को मैं फिल्टर करूं, ओके वॉवेल्स को अगर हम फिल्टर करें तो वॉवेल्स यहां पे आ जाएगा ए, ई और ए, आई। ये एक वॉवेल है, एक वॉवेल है, ये एक वॉवेल है, ये यानी कि टोटल 4 वॉवेल्स हैं यहाँ पे। बाकी रिमेनिंग की कॉन्सोनेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे जस्ट लैंग्वेज सिर्फ लिख दे रहा हूँ रिमेनिंग। ओके अगर मैं रिमेनिंग की बात करूँ तो हमारे पास सिर्फ ये बचेंगे, तो रिमेनिंग में एम हो जाएगा, टी हो जाएगा, एच हो जाएगा, एम हो जाएगा, टी हो जाएगा, सी हो जाएगा, एस। ओके ये रिमेनिंग हो गया। अब देखिए इसी रिमेनिंग्स में रेस्ट्रिक्शन किस पे है? वॉवेल्स पे। तो रेस्ट्रिक्शन क्या करेंगे? इस गैप्स में फिलअप करेंगे। तो ये देखिए इनके बीच में जिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है ये गैप्स होंगे, इनके बीच में ये गैप्स होंगे। तो इन गैप्स में मैं किसको भर सकता हूँ? ए, ई, ए, आई को भर सकते हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना रहेगा कि अगर मैं नंबर ऑफ वेज की यहाँ पे बात करें, नंबर ऑफ वेज की, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये कितने हैं? ये 7 है, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इस 1 2 3 4 5 6 7 एक कोई छूट रहा है क्या? एम टी एच, एम टी सी एस, ओके ये 7 है। ओके फाइन,
ये 7 है तो गैप्स कितने होंगे 8, 8 गैप्स हैं, तो 8 गैप्स में से मैंने 4 गैप्स को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। 4 गैप्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये ओके। 4 गैप्स को सेलेक्ट कर लिया। बाकी क्या करेंगे, वॉवेल्स को अरेंज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एंड फैक्टोरियल नहीं यूज होगा। यहाँ पे अगर कोई लेटर्स रिपीट हो रहा है दैट मीन्स कि हमें टोटल अपान जो रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, टोटल का फैक्टोरियल अपान रिपीटेड का। तो टोटल कितना है 4 फैक्टोरियल। रिपीट यहाँ पे क्या हो रहा है, ए यहाँ पे रिपीट हो रहा है दैट मीन्स कि 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे फॉर ए, फॉर क्या लिखेंगे, ए के अरेंजमेंट, ए के लिए हमने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखा। बाकी रिमेनिंग के 7 ये जो मैथमेटिक ये बचे हुए हैं, ये रिमेनिंग के 7 इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसमें भी टी रिपीट हो रहा है, एम रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। ये किसके लिए है, फॉर एम जो रिपीट हो रहा है, ये किसके लिए, फॉर टी जो रिपीट हो रहा है। दिस विल इज द फाइनल आंसर, दिस विल इज द फाइनल आंसर कि नंबर ऑफ वेज ये हो जाएंगे। तो बहुत ही ऑब्वियस है, आपको सिर्फ पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप करना है। दैट मीन्स कि 8c4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू अपॉन 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आपस में जो अरेंज हो रहा है, अरेंजमेंट के लिए हमने बताया है कि अगर n डिफरेंट थिंग्स है उसको किसी रो में अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे, n फैक्टोरियल। अगर उसमें सिमिलर कुछ चीजें हैं, कुछ m थिंग्स आर सेम, n थिंग्स आर सेम, p थिंग्स आर सेम, तो उसमें क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ m प्लस n प्लस p अपॉन में क्या करेंगे m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल। बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही बेसिक है। ओके, आज के आखिरी क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। आज के अगर आखिरी क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो वो कुछ ऐसा हो सकता है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 प्लस signs and 6 negative signs, okay, such that no two plus sign are together। ओके, बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास 4 प्लस साइन है एंड 6 नेगेटिव साइंस है। रिस्ट्रिक्शन किस पे है, प्लस पे। दैट मीन्स कि नेगेटिव वाले को मैं लिख सकता हूं। तो नेगेटिव वाले को अगर मैं लिखूं तो हमारे पास नेगेटिव साइंस कितने, 6 नेगेटिव साइंस हैं। तो मैं बना ले रहा हूं, दीज आर द 6 नेगेटिव साइंस। इनके बीच में अगर गैप्स को देखें तो ये गैप 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल यहाँ पे 6 नेगेटिव साइंस हैं। तो इनके बीच में गैप्स कितने आएंगे, 7, ऑब्वियस है। तो इन गैप्स में अगर हम प्लस को प्लेस करें यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नो 2 प्लस साइंस आर टुगेदर, यानी कोई भी 2 प्लस साइन टुगेदर नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम फिलअप करें तो हमारा काम हो जाएगा। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वेज को अगर हम यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ वेज, तो हमने क्या कहा, पहले गैप्स में गैप्स को देखते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। तो गैप्स यहाँ पे कितने हैं, अगर 6 माइनस हैं तो 7 गैप्स होंगे। इनमें से 4 गैप्स को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, जैसा कि यहाँ पे प्लस हमने प्लेस कर दिया है। और ये आपस में ये सभी 4 सेलेक्टेड कितने तरीके से, 1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। बाकी ये रिमेनिंग के जो 6 माइनस हैं वो भी 1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो ये 1 अगर मैं ना लिखूं तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि अगर कोई भी प्लस है, प्लस है, प्लस है, ओके, इसको मैं ऐसे लिखूं या कैसे भी लिखूं वो सभी कैसा दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अरेंजमेंट फॉर 4 प्लस साइन अरेंजमेंट, फॉर 4 प्लस साइन अरेंजमेंट। ओके, तो इसके कितने वे हो जाएंगे, सिर्फ एक वे होंगे। इसी तरीके से यहां पे लिखेंगे फॉर 6 नेगेटिव साइंस अरेंजमेंट, नेगेटिव साइन अरेंजमेंट। ओके, नेगेटिव साइंस अरेंजमेंट्स, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉजिकल है। तो यानी कि फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है,
7c4, ओके, सिर्फ इतना बचता है। दैट मीन्स कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फाइनल वे में देखें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 6 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 35, ओके। 35 वेज यहाँ पे आएंगे एंड दिस विल द फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान है। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि गैप्स मेथड आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से गैप्स मेथड को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। गैप्स मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गैप्स में हम गैप्स देखते हैं, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन को उसमें प्लेस कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आगे बढ़ लेते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसमें क्वेश्चंस भी कराएंगे, अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। कुछ लॉजिकल टॉपिक्स बचे हुए हैं वो मैं कराऊंगा। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन द प्रोबेबिलिटी, ओके। डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलिए। उसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूं जहां से आप रनिंग क्लास की नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ जो कि काफ़ी अच्छा होगा और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।